12 बजे, 11 बजे हम लोग क्लास रख लेते, लेकिन अब नहीं होगा। 29, व्हाट इज 29? ओके ठीक है, 29 को है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं 29 को होगा तो फिर 29 को एक्स्ट्रा क्लास रखवा लेंगे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, उसमें सॉलिड का जो न्यूमेरिकल छूटा हुआ है उसका पूरा न्यूमेरिकल वो निपटा लेंगे 29 को। देखते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ भाई, आप बता रहे हो, देखते हैं 29 को वैसे है क्या भाई? सर 24 को कैंसिल करके ना 29 को रख दिया जाए। तो मतलब 29 को है क्या, क्या है 29 को? सर हमें भी नहीं पता, बट 24 को कोई जयंती थी, बट उसको अब कैंसिल कर दिया है। और 29 को हमें हॉलीडे देंगे 24 की जगह। ओके, मतलब बर्थडे बर्थडे भी शिफ्ट हो रहा है क्या इन लोगों का? चलो सर इतना नहीं पता, बस इतना ही पता है जो मैंने आपको आ बताया जाओ। है। चलो तो लिक्विड्स और गैसेस को हम क्या बोलेंगे, हम फ्लूइड की कैटेगरी में रखेंगे, हमारा जो गुरु स्पोर्ट्स तेग डे तो बहादुर। 26 का है। ओके, गुरु तेग बहादुर जयंती है क्या? मे बी स्पोर्ट्स डे सर, बट हमारा तो कुछ कुछ ही। ओके चमन, चलो ठीक है ठीक है, इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, आ जाओ देखते हैं ना, टाइम निकल गया। तो लिक्विड्स एंड गैसेस क्या है, हमारे फ्लूइड में आएंगे, हम जो भी बात कर रहे हैं फ्लूइड की वो लिक्विड और गैसेस, इसमें भी पर्टिकुलर जो ये पूरा चैप्टर होगा वो हमारा लिक्विड पे बेस्ड होगा। ओके ठीक है, जो भी पूरा चैप्टर होगा वो हमारा लिक्विड पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड्स में जब हम थे तो सॉलिड्स का फिजिकल क्वांटिटी क्या था, सॉलिड का बेसिकली हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम पूरी तरह से हम इन्वॉल्व थे वो क्या था हमारा, एक तो मास हुआ करता था, और मास पे हम क्या अप्लाई करते थे, फोर्स अप्लाई करते थे, ठीक है। तो फ्लूइड जो होगा ना, फ्लूइड का फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे इंटरेस्ट का होगा जिसे हम डील कर रहे होंगे, वो हमारा पूरा का पूरा ये पूरा चैप्टर जो है ना वो डेंसिटी और प्रेशर पे घूम रहा होगा, ठीक है। डेंसिटी और प्रेशर, जैसे सॉलिड स्टेट में क्या करते थे, मास और फोर्स होता था, एक बॉडी लेते थे, उसका कुछ मास होता होगा, उसमें हम फोर्स अप्लाई करते थे, मास होता था उस पर फोर्स अप्लाई करते थे, और जो हम ऑपरेशन किया करते थे, ऑपरेशन के लिए क्या यूज करते थे, न्यूटन के तीनों नियम यूज किया करते थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंड देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी यूज किया करते थे। यही बेसिकली अब तक तो आपने यही पढ़ा होगा, अगर आप रोटेशन की बात ना करो उससे पहले तक अगर रहो तो हमने क्या देखा था, मतलब जो भी बॉडी होता था उसका एनर्जी चेंज हम लोग पढ़ रहे होते थे, या तो फिर उस पर न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहे होते थे, मास होता था फोर्स अप्लाई करते थे। फ्लूइड में भी एग्जैक्टली वही करना है, कुछ भी अलग नहीं है फ्लूइड, अगर ये समझ में आ गया ना कि फ्लूइड एग्जैक्टली कुछ है नहीं, अलग नहीं है, जो भी हम फ्लूइड लेंगे उसका एक डेंसिटी होगा। अब हम मास की बात नहीं करेंगे, हम डेंसिटी की बात करेंगे, जो भी हम फ्लूइड आप कंसीडर कर रहे हो उसकी डेंसिटी की हम बात कर रहे होंगे, इस डेंसिटी पे हम फोर्स ना अप्लाई करके इस पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, बस यही करना है, फ्लूइड खत्म हो गया। अलग से इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, अगर इतना अगर आपको समझ में आ रहा है कि डेंसिटी जो है ना वो मास की तरह हम बिहेव करेंगे, हम ट्रीट करेंगे, और प्रेशर को जो है हम फोर्स की तरह ट्रीट करेंगे, अगर इतना, और बाकी सब कुछ फ्लूइड में भी हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अप्लाई कर रहे होंगे, फ्लूइड में भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे होंगे, मतलब ये तो इतना फैसिनेटिंग है ना, मैं जब ये सब देख रहा था तो मुझे काफी अजीब लगता था कि मतलब फ्लूइड में भी क्या न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, क्या फ्लूइड के लिए हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, फ्लूइड के लिए अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही करना है इसमें भी, डेंसिटी और प्रेशर पूरा चैप्टर इन दोनों पे हमें, इन दोनों को ही हमें डील करना होता है, तो हम दिमाग में बैठा के रखो, हमें डेंसिटी और प्रेशर से डील करना है, ठीक है। अब हम जो तीन स्ट्रेस हमने पढ़ा था, लॉन्गिट्यूडनल, एक हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था, एक शियर पढ़ा था, और एक हाइड्रोलिक पढ़ा था, ठीक है। हाइड्रोलिक पढ़ा था, तो इन दोनों जो दो भी ये जो दो स्ट्रेस हैं, ये दो स्ट्रेस किसके लिए थे, बेसिकली सॉलिड के लिए थे, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो होता था ना वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों पे ही एप्लीकेबल होता था, लिक्विड और गैसेस। अब सोचो ना भाई, अगर ये मेरा बॉटल है, इस बॉटल में अगर पानी रखा हुआ है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, दैट इज शियर स्ट्रेस, तो मतलब इसका शियर स्ट्रेस आप क्या ही लगाओगे, इसके टेंजेंट अगर यहाँ तक सपोज पानी भरा हुआ होगा तो इस पे आप शियर स्ट्रेस क्या लगाओगे, कुछ वैल्यू नहीं आएगा, कुछ फाइनाइट कुछ नहीं आएगा। तो शियर स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूरी तरह से सॉलिड के लिए होता था, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है ना वो तीनों ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। हाइड्रोलिक में हम क्या करते थे, हाइड्रोलिक में हम करते क्या थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी जो हम डील करने जा रहे हैं, हमारा क्या होता था, लिक्विड होता था, कोई भी एक फ्लूइड होता था, फ्लूइड में हम क्या करते थे, एक मटेरियल को ले जाकर रख देते थे, स्फीयर को ले जाकर रख देते थे। ये फ्लूइड जो था वो इस पे कैसे फोर्स लगा रहा होता था, मैंने आपको बताया था, ये फ्लूइड जो होगा ये कैसे फोर्स लगाएगा, ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होता है, नॉर्मल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। ये सरफेस कैसा, इरिस्पेक्टिव ऑफ सरफेस, और वो भी होता है क्या, इरिस्पेक्टिव सरफेस कैसा आपने ले रखा है उससे भी इसको मतलब नहीं है, वो हमेशा नॉर्मल 90 डिग्री अप्लाई करेगा, ये हमारा फोर्स होगा, ये 90 डिग्री है ना, हर जगह ये 90 डिग्री अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है।
हर जगह ये 90 डिग्री और इरेस्पेक्टिव ऑफ शेप, शेप से इसको मतलब नहीं आपने कैसा शेप डुबा रखा है इसमें, आपने इस पानी में कैसा शेप डुबा रखा है इससे भी इसको मतलब नहीं है, ठीक है। सपोज करो कि आपने कुछ ऐसा शेप डुबा रखा है, ये ठीक है, सपोज करो कि आपने कुछ ये ऐसा शेप आपने डुबा रखा है पानी में, तो फोर्स जो लगेगा ना, जो लिक्विड इस पे फोर्स लगाएगा वो पूरी तरह से नॉर्मल लगाएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट सरफेस, इस सरफेस के हर पॉइंट पे जो फ्लूइड होगा वो नॉर्मली फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, एकदम नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, यहाँ का नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, यहाँ का नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ का नॉर्मल ऐसे होगा, हमेशा क्या करेगा, ये नॉर्मली एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स, जहां जैसा शेप रहेगा उस पर नॉर्मल जैसे बिहेव करेगा वैसे वो फोर्स लगेगा, यहाँ का नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे लगाएगा, यहाँ का नॉर्मल ऐसा होगा, यहाँ का नॉर्मल ऐसा होगा, ठीक है। तो फ्लूइड जो होता है ना वो शेप पे, किसी भी शेप पे आप इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप, इरिस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ बॉडी, बॉडी का शेप आपने कैसा डाला है उसको फ्लूइड से मतलब नहीं है, फ्लूइड वो एक सरफेस ढूंढेगा और उस सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, दैट्स इट। कोई भी सरफेस अगर आप ढूंढते हो तो उस पर नॉर्मली फोर्स अप्लाई करता है, यही हमने पढ़ा था स्ट्रेस में। अगेन हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या हुआ था, ये सिकुड़ जाता है ना, ये सिकुड़ जाता था लगाने पे, ठीक है, ये सब चीजें होंगी यहाँ भी, ये सब चीजों को हम आ जाओ। तो हमारा मेन फोकस क्या है, पूरा फोकस क्या है इस पूरे चैप्टर का, डेंसिटी और प्रेशर, पूरा चैप्टर जो होगा वो इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे हम, डेंसिटी और प्रेशर। चलो आ जाओ, सबसे पहले डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट इसका कहने का क्या मतलब होता है, मास यूनिट यूनिट वॉल्यूम का मास, क्या मतलब है ये, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास फिट कर रहे हो आप, वही डेंसिटी कहलाता है। अगर दो मैं कंटेनर ले लूं, सपोज करो कि दो कंटेनर ले लेता हूँ वी वॉल्यूम का, दो मैंने सेम वॉल्यूम का कंटेनर ले रखा है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इसमें जो है ना आयरन फिट करो, इसमें क्या फिट करो, आयरन डालो इसमें, और इसमें क्या डालो आप, इसमें आप कॉटन डालो। आयरन का कितना किलोग्राम आप इस वॉल्यूम में डाल सकते हो और कॉटन का कितना किलोग्राम, कितना मास आप इस सेम वॉल्यूम में आप डाल सकते हो, ये इसकी डेंसिटी को बताएगा। समझ में आया डेंसिटी क्या है। आयरन ऑब्वियस है कि आयरन ज्यादा डालोगे आप, अगर इसमें मैं बोलूँ कि भाई पूरा जो है ना यहाँ तक आपको भरना है तो ठूस ठूस के भरो, एकदम ठूस के भरो दोनों को, और वेट करो कि भाई आपने कितना वेट आयरन का डाला है, कितना किलोग्राम आयरन आपने डाल दिया इसमें, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, तो ऑब्वियस है कि आयरन का ज्यादा किलोग्राम आप डालोगे रिलेटिव टू कॉटन। तो इसका मतलब ये है कि आयरन जो है ना वो ज्यादा डेंस मटेरियल होता है, तो डेंसिटी का यही है। यूनिट वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम अगर आप रखते हो, कोई मटेरियल आप कितना ज्यादा डालते हो कोई कम डालते हो, तो दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करोगे तो एसआई यूनिट क्या होगा भाई, मास है, मास का एसआई यूनिट केजी होता है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी, इसको हम अल्जेब्रिकली ऐड किया करेंगे, अल्जेब्रिकली, नॉट लाइक अ फोर्स, जैसे हम लोग फोर्स को ऐड करते हैं वैसे ही ऐड नहीं करेंगे, अल्जेब्रिकली इसको ऐड कर दिया करेंगे, ठीक है। अब देखो एक और टर्म आता है हमारे पास, रिलेटिव डेंसिटी। गुड इवनिंग खुशबू, लेट टाइम पे आया करो खुशबू। एक हमारा टर्म है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, तो वर्ड रिलेटिव जो बता रहा है, ये जो वर्ड रिलेटिव है, ठीक है, ये रिलेटिव का मतलब ही होता है आप किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी और के रिस्पेक्ट में आपको डेंसिटी बताना होगा, वो रिलेटिव डेंसिटी होगा। रिलेटिव का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयरिंग। या कंपेयरिंग होता है, बिल्कुल, रिलेटिव का मतलब तुलना करना होता है, तो वर्ड से ही क्लियर है रिलेटिव डेंसिटी क्या हो सकता है। तो सपोज करो कि ये मेरा पेन है, इस पेन की अपनी कुछ डेंसिटी होगी, अपनी डेंसिटी कैसे होगी, इसका एक वॉल्यूम है, इसका एक मास है, मास बाई वॉल्यूम कर देना, इसका डेंसिटी मिल जाएगा आपको। सपोज करो कि इसकी डेंसिटी जो है ना, मान लो कि मेरे पेन की डेंसिटी, और डेंसिटी को शो करने के लिए हम रो से शो करते हैं ना, ये रो, ठीक है, RHO रो, इसका सिंबल है डेंसिटी का, तो डेंसिटी का अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये मास बाई वॉल्यूम, ठीक है, ये सिंबल है, ये ग्रीक लेटर है जिसको हम इंडिकेट करते हैं डेंसिटी के लिए। तो सपोज करो कि रिलेटिव डेंसिटी मैंने क्या बोला, सपोज करो कि मेरा ये जो पेन है, इस पेन की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पेन, ये सपोज करो 7500 है, 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है इस पेन की डेंसिटी, ये इसकी एक्चुअल डेंसिटी है, इसका एक मास है, इसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, इसकी एक्चुअल डेंसिटी मिल जाएगी। किसी भी मटेरियल का आप निकालना चाहते हो, तो अगर ये मोबाइल का मैं निकालने बोलूं तो आप क्या करोगे, इसका एक मास होगा, इसका किलोग्राम होगा, इसका वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है,
LBH होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इसका मास किलोग्राम में डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम LBH, इसका डेंसिटी मिल जाएगा आपको। ये इसकी एक्चुअल डेंसिटी होगी, रियल एब्सोल्यूट डेंसिटी होगी। तो अगर ये पेन की एब्सोल्यूट डेंसिटी 7500 किलोग्राम मैंने आपको दे दिया और मैं आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछूंगा तो आपको रिलेटिव डेंसिटी बताना हो, तो रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली में होता क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का डेंसिटी होगा ना, उससे आपको इसको कंपेरिजन करना होगा। किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं आपसे पूछूं, इस पेन का मैं पूछ रहा हूं, तो पेन की एक्चुअल डेंसिटी आपको पता है, और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू ही निकाला हुआ है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है, ये डेटा हर बार ये क्वेश्चन में कभी कभी नहीं भी देता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, और ये रिलेटिव डेंसिटी कैसा क्वांटिटी होगा भाई, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि डेंसिटी बाई डेंसिटी क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी। चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर पेन का मैंने आपको दे दिया और मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेन बताओ, ऑफ पेन बताओ, तो क्या करोगे, सिंपल, इसका जो अपना वैल्यू, अपना जो डेंसिटी है, एक्चुअल डेंसिटी, उसको हम डिवाइड कर देंगे पानी के उस डेंसिटी से जो 4 डिग्री सेल्सियस पे मुझे मिलता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ये मुझे पता है। 7500 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ यस रितिका, पेन आ गया 7.5, और ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी करने का मतलब कि आपको कंपेयर करना है वाटर के उस डेंसिटी से जो 4 डिग्री सेल्सियस पे मुझे मिलता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ये मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब कहीं आपने देखा है क्या, 1 मीटर क्यूब आप देखे हो अपने आसपास कहीं, 1 मीटर क्यूब आपने फील किया है? बताओ 1 मीटर क्यूब क्या होता है, कभी अपने आसपास देखा है क्या, 1 मीटर क्यूब कितना होता है, क्या होता है, कुछ अंदाजा है क्या 1 मीटर क्यूब क्या होता होगा, कितना होता होगा, बताओ बताओ 1 मीटर क्यूब कितना ही होता होगा, क्या लगता है, मतलब कितना होता होगा, बताओ। 1000 लीटर, एग्जैक्टली। कहीं आसपास देखा है हिमांशु, 1 मीटर क्यूब कहीं आसपास देखा है आपने, बताओ। हाँ राजेश, बताओ राजेश, कहाँ दिखा है, कहीं आसपास दिखा हो तो बताओ, कुछ आइडिया आ रहा है, कहाँ देखे हो 1 मीटर क्यूब, कहाँ देखे हो, कुछ है आइडिया? ओके, आपके घर में जो टंकी होता है ना, टंकी, पानी टंकी, जो सिंटेक्स जो बैठा होता है गोल वाला, वो 1 मीटर, अगर वो 1000 लीटर का टंकी होगा तो उसका वॉल्यूम जो होगा ना, वो 1 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1000 लीटर को आप लीटर में है तो इसको आप 500 लीटर का है, ठीक है, तो वो 1/2 मीटर क्यूब होगा, उसको जबरदस्ती 1 मीटर क्यूब नहीं बोलना है। 1000 लीटर का जो कंटेनर होता है ना, वो 1 मीटर क्यूब होता है। 1000 लीटर का अगर आपके पास, आपका अगर छत पे अगर 1000 लीटर का अगर टंकी बैठा हुआ है तो उसका वॉल्यूम जो होगा ना, वो 1 मीटर क्यूब होता है। और ये लीटर और मीटर का कन्वर्जन भी है ना, ये कन्वर्जन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसको आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। मतलब केमिस्ट्री में तो इतना यूज होता है ना, और इसी यही कितना होता है केमिस्ट्री में, अगर सीसी में इसको निकालो तो कितना होता है भाई बताओ, सीसी पता है क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर, केमिस्ट्री में बहुत निकाले होगे। 750 का भी है क्या, अरे वाह, ठीक है। चलो बताओ इसका सीसी बताओ, सीसी कितना होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होता है, किसी को पता है क्यूबिक सेंटीमीटर कितना होता है? ये 10⁻⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला तो पीछा कहीं छोड़ेगा ही नहीं, ये कन्वर्जन आप बिल्कुल याद रखो, बिल्कुल, ठीक है। ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, केमिस्ट्री में तो इतना यूज होता है कि ये सीसी जो यूज होने लगता है ना, तो दिमाग ही खराब कर देता है। ये जब सीसी आता है ना, ये वाला क्यूबिक सेंटीमीटर, कुछ समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, ठीक है। इसी को आप 1000 लीटर को आप 1000 किलोग्राम कर दो। 1 लीटर में अगर 1 किलोग्राम अगर आप मान के चल रहे हो, पानी का लीटर और पानी का किलो सेम अगर है, तो 1000 किलोग्राम। और यहीं से देखो तो ये किलोग्राम, तो 1 मीटर में, 1 मीटर क्यूब में आपने कितना किलोग्राम रखा हुआ है, 1000 किलोग्राम रखा हुआ है, यही तो आपका डेंसिटी होता है, दिस इज डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है, केजी बाई पर मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब को नीचे ले आओगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपका कितना आएगा, 1000 आता है।
यहाँ से याद रखो, याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे जब सीसी और लीटर और मीटर क्यूब का कन्वर्जन याद नहीं रहता है ना, तो मैं दिमाग में अपने घर का टंकी दोहराता हूँ। भाई 1000 लीटर का मेरे पास टंकी है, और वो टंकी जो है ना वो 1 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है। अगर लेंथ में बात करोगे तो, अगर लीटर में बात करोगे तो 1000 लीटर का पानी उसमें आता है, और अगर सेंटीमीटर में बात करोगे तो 10⁶ सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम होगा। ये लेंथ को, जो ना लीटर से कन्वर्ट करने का ये कन्वर्जन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। मतलब पूरा केमिस्ट्री में तो परेशान हो जाओगे अगर ये याद नहीं हो तो मैं अपने जब भी ये मीटर लीटर सीसी आता है ना, तो ये सीसी लीटर मीटर को मैं अपने घर की टंकी में मैं चला जाता हूँ, वहां मुझे समझ में आ जाता है। घर ठीक की है, टंकी को भी इस्तेमाल कर लेंगे सर इस बहाने। हाँ यही तो सही बोल रहे हैं, और याद करना आसान हो जाता है। मतलब और मीटर होता भी मीटर होता भी कितना है, लगभग लगभग 1 मीटर जो है ना वो इतना होता है, इतना 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 ना, दिख रहा है ना ये देखो, ये यहाँ तक जो है ना ये 1 मीटर होता है। तो अगर अगर टंकी 1000 लीटर का टंकी अगर आप देखोगे ना, तो देखना उसका हाइट जो है ना वो इतना आएगा, इतना ही आता है, इतना आता है। तो उससे भी दिमाग में दौड़ जाता है कि अच्छा हाँ वो इतना तो होता ही है, तो इतना ही बड़ा तो है वो। ओके गुड। ये पता है कि मुझे ये भी नहीं पता था, मैं सच बता रहा हूँ ना, मैं ना एकदम बैल बुद्धि था भाई। आ जाओ आगे आते हैं, डेंसिटी व्हेन फ्लूइड आर, ये सब छोड़ो, इसको बाद में देखते हैं। डेंसिटी क्लियर हो गया ना, डेंसिटी। चलो रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी, अब प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। आ जाओ प्रेशर। तो बेसिकली प्रेशर क्या है, व्हाट इज प्रेशर? हाँ हाँ यही पढ़ा है, इससे आगे कुछ नहीं, अभी जस्ट यही पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, रियली कुछ नहीं। हाँ शीतल कुछ नहीं पढ़ा है अभी तो, डेंसिटी वगैरह तो ये बहुत ही बेसिक, अभी आज तो स्टार्ट ही किए हैं, तो आज तो माहौल बनता है ना, आज तो वो क्या मतलब, आज तो रंग शुरू कर रहे हैं, आज तो है ना माहौल बनाना शुरू कर रहे हैं आज से, कल अगली क्लास में फॉर्म में आ जाएंगे। प्रेशर आ जाओ, प्रेशर में क्या होता है, व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर को हम अलग से पढ़ते क्यों, प्रेशर को अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर प्रेशर को अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली प्रेशर में अगर आप ये फील करोगे कि फोर्स, फोर्स तो है ही हमारे पास ना, सॉलिड में तो फोर्स था ही, सॉलिड को जब हम पढ़ रहे थे तो सॉलिड का तो फोर्स था ही, फिर हम प्रेशर प्रेशर टर्म आखिर क्यों हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर सपोज करो ये पेन है, इस पेन को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, अपनी हथेली पे रख रहा हूँ, और इस पे मैं 50 न्यूटन से एक हैमर, एक हथौड़ा लेता हूँ, और 50 न्यूटन में इस पे हिट करता हूँ, इस पे ठीक है, और मैं इसका इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ कि भाई आखिर मेरे हथेली पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, 50 न्यूटन मैंने हिट किया था। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इस हथेली पे मैं एक मोबाइल रखता हूँ, और फिर इस मोबाइल पे मैं अगेन 50 न्यूटन का हथौड़ा में हिट करता हूँ। दोनों केस में इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियस है कि इम्पैक्ट इस पेन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या है, आखिर आखिर क्यों इम्पैक्ट डिफर क्यों कर गया? यस एरिया पे डिपेंड करेगा बिल्कुल। आखिर इम्पैक्ट डिफरेंट क्यों हो गया? फोर्स तो हम सेम अप्लाई कर रहे थे, 50 न्यूटन का फोर्स हमने इस केस में अप्लाई किया था, और 50 न्यूटन का फोर्स हमने उस केस में अप्लाई किया था जब हमने मोबाइल रखा हुआ था। तो आखिर इम्पैक्ट चेंज क्यों करता है? तो यही इम्पैक्ट का स्टडी जो है ना हम प्रेशर में करते हैं, यानी यूनिट एरिया पे आप कितना फोर्स लगा रहे होते हो उसका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। वो एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसकी स्टडी हमें अलग करनी होती है, दैट इज प्रेशर। वही प्रेशर होता है। अब सोचो कि सर्कस वगैरह में अगर गए होगे तो वहां देखोगे कि एक आदमी लेटा हुआ है, वो अपने सीने पे ना एक प्लैंक रखे रहता है, लकड़ी का प्लैंक, लकड़ी का प्लैंक रखे रहता है, पूरा एक चौड़ा लकड़ी होता है और उसको ऐसे रखे रहता है, और वो लेटा होता है। उधर से हाथी आता है और उस पर चढ़ के चला जाता है, उस बंदे को कुछ नहीं होता है। ठीक है, लोग ताली बजा रहे हैं, पूरा खुश, पूरा पब्लिक पूरा खुश, कह रहे वाह क्या क्या बात है। अब सोचो कि अगर इस प्लैंक को मैं हटा दूं, और वो सेम हाथी ना, सेम वेट, हाथी का सेम वेट, हाथी नहीं बदलना, उसी हाथी का सेम वेट के हाथी को मैं बोलूं अब भाई तू चढ़ के दिखा, तो भाई वो तो उस आदमी को ना चिपटा कर देगा। तो आखिर फिर से डिफरेंस कहाँ से आया? हाथी वही है। ओके हाँ, तो अब सर्कस वर्कस सब खत्म हो गया, वो सब जमाना अब चला गया, शेर बाघ चीला चीता भालू ये सब अब चिड़ियाघर में ही मिलता है, अब कहाँ सर्कस में मिलता है। तो यहाँ पे अभी गुड़गांव में मैं था, तो गुड़गांव में कुछ साल पहले, आई थिंक 5 6 साल 7 साल पहले मैं था वहां पे, तो वहां पे मैं गया था देखने। वो भी अब भालू शेर चीता वगैरह तो खत्म ही कर दिया वहां से। तो देखो ऐसा होता है ना कि अब हाथी वही है ना, सेम हाथी है, हाथी तो सेम था, बट क्या हुआ आखिर, वो प्लैंक रखने से ऐसा हुआ क्या? अगर वो बंदा सर्कस का जो बंदा था वो प्लैंक रखे हुए था तो वो बच जाता है, और अगर बिना प्लैंक अगर हाथी सेम हाथी का वेट सेम होगा, फोर्स हाथी सेम अप्लाई करेगा, तो ऐसा क्या होता है कि भाई वो बंदे के परखचे उड़ जाएंगे। तो अगेन आप जिस एरिया पे फोर्स लगा रहे होते हो ना वो एक मायने रखता है, उसका इम्पैक्ट अलग होता है, तो इसी को हम लोग ना प्रेशर में रखते हैं, और ये प्रेशर का स्टडी इसीलिए करना होता है कि भाई आपने किस एरिया पे जो फोर्स लगाया ना वो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है।
तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगेन इसका यूनिट की अगर आप बात करोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगेन इसको हम लोग अलजेब्रिकली ऐड किया करेंगे, वेक्टोरियली ऐड नहीं करेंगे जब भी हमें प्रेशर ऐड करना होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए समझो कि अब सबसे आसान इसका एग्जांपल अगर समझना चाहते हो तो जो सपोज करो कि सिरिंज होता है ना, नर्स जो आती है सिरिंज लेकर के, तो अगर सिरिंज वो क्या करती है, वो ऐसे देखो, वो ऐसे पुश करती है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। अगर आपने देखा होगा सिरिंज में, यहाँ पे आगे में एक पिस्टन लगा होता है, वो खींचती है और फिर उसको यहाँ से पुश करना शुरू करती है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। तो पिस्टन का कुछ एरिया होगा, और वो नर्स जो है अपने अंगूठे से अगर अगर उसको प्रेस कर रही है, तो यानी नर्स नर्स क्या कर रही है, उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये फोर्स और जिस पिस्टन का जो एरिया होगा, यही यही उस पूरे लिक्विड में जो अंदर में जो लिक्विड भरा होता है, उस वो जो कंटेनर होता है, सिरिंज का जो अगला मुंह होता है, उसमें लिक्विड भरे होते हैं, दवा भरा रहता है। तो बेसिकली जो भी वो फोर्स यहाँ से अप्लाई करी हुई, ये फोर्स और डिवाइडेड बाई ये पिस्टन का एरिया, जो इसका जो एरिया था, अगर करोगे तो आप वो नर्स कितना प्रेशर अप्लाई की अंदर जो लिक्विड है उस पर, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एक सवाल, बढ़िया सवाल है, आपके आपके पीपीटी में जो है ना वो मेंशन है, या आपके जो डीपीपी आने वाला है उसमें मेंशन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। नर्स जो है ना कितना प्रेशर अप्लाई करती है पिस्टन पे, ये आपसे पूछा गया है उसमें, तो इसको देख लेना, वो सवाल वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। देखो, सपोज करो कि एक 50 kg गर्ल वियरिंग हाई हिल शू, मतलब हाई हिल सैंडल वो पहनी हुई है, बैलेंसेज ऑन अ सिंगल हिल। वो मतलब उसके दो पैर हैं, पैर उसके दो हैं, लेकिन एक पैर पे वो खड़ी है, हील पहनी हुई है, पूरा का पूरा वेट जो है ना वो एक पैर पे दी हुई है, दूसरे पैर से नहीं। बैलेंसेज, खुद को बैलेंस की हुई है सिंगल हिल पे, एक पैर पे वो खड़ी है। द हील इज सर्कुलर विद अ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। हील क्या है, सर्कुलर है, डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इस रेडियस को अगर मैं एसआई में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 0.5 इंटू 10⁻²⁻²मीटर। ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील, जो हील है ना वो कितना प्रेशर नहीं, जो यहाँ पे जो खत्म हो रहा है ना वही स्टार्ट होगा, वो फिर से सब कुछ नहीं स्टार्ट होने वाला है। जो यहाँ खत्म हो जाएगा ना उसके बाद स्टार्ट होगा। हम सारे टीचर्स, जितने टीचर्स हैं, सब सब सिंक हैं, जा रहे जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं सब कुछ सिंक्रोनाइज है, सब कुछ सिंक्रोनाइज है। तो फोटोन और कैटलिस्ट अगर मंडे से जो आपका स्टार्ट होने वाली है, उसमें अभी तक हम जो पढ़ा देंगे, ये एक क्लास है और इसके बाद एक और क्लास आपको मिलेगा बिफोर फोटोन एंड कैटलिस्ट। तो सारे टीचर्स ना हम लोग ये सब कुछ सिंक करके चल रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं पढ़ा रहा है, कोई कम नहीं पढ़ा रहा है, सब इतना ही पढ़ा रहे हैं, ताकि मंडे को जो भी टीचर आपको मिले, जो भी अब हम लोग को जो भी मिले, सब कुछ वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फिर से रिपीट नहीं होगा, क्या ही रिपीट करना है, अब आप भी तो मेहनत करो, हर चीज रिपीट। एक्स्ट्रा क्लासेस कभी लगेगी तो उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर लिया करो। आर बराबर 0.5 इंटू 10⁻²। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील, हील बोल रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि हील हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एक्सर्ट मतलब लगाना होता है, हील जो है ना वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे कितना प्रेशर लगाएगा जब वो लड़की जो है वो एक पैर पे खड़ी है, एक पैर पे ही खुद को अपने बैलेंस की हुई है। तो सिंपल सा सवाल है, ये देखो ये हील है तो ये कुछ नीचे जाकर के ऐसे हो जाता है ना। ओके ठीक है दी साहब, इतना छोटी छोटी बातों पे ना रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये और ये लड़की इस पे खड़ी है, एक पैर पे ना वो लड़की खड़ी है। ठीक है, ओहो पेंसिल हिल, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये पेंसिल हिल है क्या। चलो जो भी है, वन रेडियस 1 सेंटीमीटर कितना ही होता होगा भाई, 1 सेंटीमीटर इतना होता होगा, और उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस और छोटा होगा, है ना। तो ये डायमीटर और ये रेडियस वाला हो गया। आ जाओ, अभी लड़की एक पैर पे खड़ी है, तो मैं ये जो हील है ना, ये हील जो है ना, इस हील का जो अपना वेट होगा उसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ। इस व्हील का अपना वेट होगा 100 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, जो भी होगा, जो भी सैंडल वो पहनी हुई है, उस सैंडल का अपना वेट होगा 50 ग्राम, 100 ग्राम, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। सारा का सारा वेट हम किसका मान के चल रहे हैं कि भाई इस लड़की का होगा। तो लड़की का वेट कितना होगा भाई, लड़की का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg, यही इसका वेट होगा। चलो वेट m कितना दे रखा है, m दे रखा है 50, और g का वैल्यू g बराबर वेट, और ये हो जाएगा 50 500 न्यूटन हो जाएगा क्या, जी का वैल्यू अगर मैं 10 रख दूं तो। दिस इज द वेट। ये जो वेट है, ये लड़की जो है, ये लड़की इस सैंडल पे, अपने सैंडल पे इतना वेट लगा रही है। ठीक है, ये इसने इतना वेट इस सैंडल पे लगाया अपने पैर पे, ये पैर है, इस पैर से ये इसमें इतना लगा रही है।
अल्टीमेटली ये जो हील जो सैंडल है वो सैंडल इस फ्लोर पे उतना फोर्स लगाएगा, ठीक है। और इसका एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है, रेडियस इसका दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो फोर्स दे रखा है, एरिया दे रखा है, प्रेशर निकालना है, कितना सिंपल सवाल है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाई पाई मीटर स्क्वायर, ये आ गया 500 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0.25 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये आ रहा है 500 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये आ रहा है 20 बाई पाई इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है ना 6.3 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। दिस इज इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्लियर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सिंपली फॉर्मूला पुटिंग मैंने आपको 2 सवाल बता दिए। एक जब आप डीपीपी बनाओगे ना उसमें एक सवाल दे रखा है, डीपीपी जब आपको प्रैक्टिस सेट जो मिलने वाला है, जो आप जाओगे देखो वहां पे डाला हुआ है शायद, या पता नहीं अभी तक डला है नहीं, मुझे नहीं पता। तो उसमें अभी वो नर्स वाला जो सवाल है ना वो दे रखा है, नर्स जो सिरिंज पे जो प्रेशर लगा रही है वो भी दे रखा है, तो वहां भी आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है। चलो 2 सवाल हो गए। अब प्रेशर वेरिएशन विथ डेप्थ। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप समुंदर, सपोज समंदर के आप लेयर पे हो, समंदर के आप ऊपर हो, अभी अंदर नहीं गए ऊपर में हो, जैसे जैसे आप समंदर में नीचे जाना शुरू करोगे होगा क्या आपके साथ, समंदर के आप नीचे जाओगे, तो समंदर के आप नीचे गए एक स्टेप तो आपके आप पूरा डूब गए और नीचे चले गए, नीचे गए, तो आपके ऊपर जो भी पानी रहा वो आप एक फोर्स लगाए, उसका वेट आप पे पड़ेगा, उसका प्रेशर आप पे लगेगा, ठीक है। फिर आप नीचे जाओगे तो अब पानी और ज्यादा बढ़ गया ना, आपके सर के ऊपर का पानी ज्यादा हो गया, उसका वेट ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। आप और नीचे जाओगे तो आपके ऊपर का पानी और ज्यादा हो गया, आपके ऊपर जो पानी होगा वो और ज्यादा हो गया, वो फिर से क्या करेगा, आप पे प्रेशर लगाएगा तो वो और ज्यादा होगा, नीचे जाओगे और ज्यादा, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जाएगा, आप पे जो लगने वाला प्रेशर है, प्रेशर विथ डेप्थ क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन ये कैसे इंक्रीज करता है, कहां से आता है, ये सब कुछ अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ एकदम डिराइव करेंगे, सब कुछ एवरीथिंग। इलास्टिक पोटेंशियल कोई डिराइव किया है क्या घर जाके, इलास्टिक पोटेंशियल कोई है यहाँ जिसने डिराइव किया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, घर पे जाकर डेरिवेशन उसका खुद से किया, करने की कोशिश किया है क्या कोई, यार कोई नहीं है क्या, डेरिवेशन किया करो, डेरिवेशन किया करो, कॉन्फिडेंस आता है, मतलब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके शीतल, हाँ वो तो उससे एक पहले वाले बैच में भी 2-3 लोग ही थे जो बोल रहे थे कि हाँ मैंने किया है, तो हर बैच में एक दो ही है, ज्यादा नहीं है। मानसिका भी की है क्या, सच्ची में किया था, ओके ठीक है गुड, किया करो, डेरिवेशन किया करो, वो कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको टेक्निक बताएगा डेरिवेशन एक्चुअली। ओके खुशी, अरे वाह, सब कर रखे हैं भाई, बढ़िया है, अच्छा गुड। देखो मतलब डेरिवेशन करोगे ना आपको, ओके तो डेरिवेशन करोगे ना आप तो मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो डेरिवेशन का ही टेक्निक तो हम फिजिक्स में अप्लाई कर रहे होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप निकालोगे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन तो आपने पढ़ा ही नहीं, मैं तो सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाता हूँ, सारा एवरीथिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं डिराइव करता हूँ, सारा को डिराइव करता हूँ। इतना स्पीड मैथ्स में जो स्पीड आता है ना उसका अलग बात है, मैथ्स भी पढ़ने लग जाते हैं, पूरा मैथ का इंटीग्रेशन क्लियर हो जाता है जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे ना, पूरा मैथ का इंटीग्रेशन क्लियर हो जाता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में अगर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला होगा, आप लोगों ने नहीं निकाला होगा स्कूल में, नहीं निकाला गया और डेफिनेटली नहीं निकाला गया होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकाला जाता है, वो पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड जब आप निकालोगे ना तो मैथ क्लियर होता था। मैं यूनिटरी मेथड जो होता था ना, यूनिटरी मेथड 1-1 मेथड जो होता था, मतलब 100 एप्पल का दाम अगर 50 रुपया है तो एक एप्पल का दाम कितना होगा, ये जो मेथड था, मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं था इसको, मैं जब जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना शुरू किया था ना तब मैंने सीखा था बहुत कुछ, मैंने फिजिक्स में आकर के मैंने पीछे की चीजें सीखी थी, फिजिक्स के टीचर मुझे अच्छे मिल गए थे तो वो सब कुछ फिर मैं मतलब मैं सीखता गया। तो आप करो डेरिवेशन, डेरिवेशन में कोई दिक्कत होती है तो पूछ लिया करो, अगले क्लास में फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कल की क्लास में मैं रात को 11:45 तक मैं एक लड़के को बता रहा था, वो पूछ दिया कि सही इलास्टिक पोटेंशियल से नहीं समझ में आया, फिर से बताओ, फिर से मैंने बताया 10 लोग, सोचो कि 10-12 लोग बैठे हुए थे, 12 लोग बैठे हुए थे,
रात को 12 बजे तक बैठे हुए थे मेरे साथ। तो किया करो सर, और हमें भी अच्छे मिले। ओके सीता, थैंक यू थैंक यू। हाँ, हम मुझे बहुत अच्छा टीचर मिले थे, मतलब लाइफ चेंजिंग वो मोमेंट जो था ना, वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। आज प्रेशर विथ वेरिएशन हम लोग करते हैं, प्रूफ। ठीक है। ये यूज करते हैं, देखो। तो सपोज करो कि ये मेरा समंदर है ना, ये पूरा का पूरा समंदर है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा समंदर है। डेरिवेशन किया करो भाई, डेरिवेशन आपको बहुत कुछ सिखाता है। डेरिवेशन बहुत कुछ सिखाता है, एक अलग कॉन्फिडेंस देता है कि आप इसको डिराइव करके आए हो, आप इसको प्रूफ करके आए हो। आपने क्या पढ़ा है इसमें? आपने प्रेशर विथ डेप्थ में आपने क्या पढ़ा होगा? प्रेशर जो अंदर जाने पे जो बढ़ता है वो रो जी एच अमाउंट से बढ़ता है। लेकिन कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? ऐसे ही कोई कुछ भी बोल देगा तो हम मान लेंगे क्या? हम खुद से प्रूफ करके आगे बढ़ेंगे। तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। यहाँ मुझे पता है कि इसका डेरिवेशन कहाँ से आया, मुझे पता है कि ये कैसे रो जी एच कैसे लेकर के आया होगा आप। तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। हमेशा किया करो फिजिक्स अगर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये लिक्विड क्या है? पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये जो लिक्विड है हमारा, ये जो समंदर है, वो पूरा लिक्विड भरा हुआ है। एजम्पशन हमारा क्या है? इस समंदर का नाम एजम्पशन लेते हैं। समंदर का हम एजम्पशन लेने जा रहे हैं। आखिर ये समंदर कैसा होगा? तो हम ये मान के चलेंगे कि समंदर शांत होगा, मतलब ठहरा हुआ पानी होगा, उसमें कोई हलचल नहीं हो रहा होगा। सारे लेयर्स जो होंगे ना वो रेस्ट में होंगे, सारे लेयर्स जो होंगे ना वो रेस्ट में होंगे, कोई हलचल नहीं हो रही है। ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, समंदर वैसे भी रेस्ट में ही होता है, बट कभी कभी उसको देखते हो कि वो हिलोरे लेते रहता है, बट उतना को हम नेग्लेक्ट करेंगे। हम मान के चलेंगे समंदर मोर और लेस रेस्ट पे है। ये हमारा पहला जंक्शन है। ये जो समंदर होगा ये क्या होगा? ये रेस्ट में होगा। रेस्ट में होगा, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। इसके पास कोई मोशन नहीं होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम मानने से हमें फायदा क्या हो रहा है, ये हम आपको बताने वाले हैं। अभी हम बताने वाले हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का यूज क्या है। सब कुछ हम ही बताने वाले हैं कि इसका यूज क्या है। इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं रो। डेंसिटी का ही तो खेला है ना, डेंसिटी और प्रेशर, पूरा चैप्टर डेंसिटी और प्रेशर। तो इसकी डेंसिटी मैं मान लेता हूँ रो डेंसिटी है। जो भी समंदर का जो पानी है उसकी डेंसिटी रो है। समंदर का जो पानी है उसका डेंसिटी रो है। ठीक है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में। पूरा लिक्विड जो है ना, ये पूरा समंदर रेस्ट पे है, कहीं कोई नहीं जा रहा है। चलो इसमें अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इसमें एक एक एलिमेंट, एक सैंपल मैं इसमें कंसीडर करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने एक सैंपल कंसीडर किया। इस समंदर के अंदर मैं नीचे चला गया, नीचे जाकर के मैं एक सैंपल को देख रहा हूँ। पानी का एक सैंपल मैंने देख लिया कि भाई इतने एरिया में कुछ पानी होगा। पानी तो हर जगह है, पूरा समंदर में पानी भरा हुआ है। लेकिन मैंने इस छोटे से समंदर के नीचे गया और जाकर के मैं इसको देख रहा हूँ कि भाई आखिर इस जो सैंपल मैंने पकड़ा हुआ है, जो सैंपल मेरी नजर में है, जो मेरी नजर के सामने है, इस सैंपल के साथ क्या हो रहा होगा। इस सैंपल के साथ क्या हो रहा है, सैंपल पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या प्रेशर लग रहा है, एरिया कितना है, ये जा रहा है, डूबा जा रहा है, ये सैंपल ऊपर किया जा रहा है, भाग रहा है, क्या कर रहा है। मुझे इस सैंपल से अब मतलब है, मेरा पूरा खेला ये सैंपल करेगा। ठीक है, इस सैंपल पे मुझे एकदम गहरी निगाहें रखनी है कि आखिर इस सैंपल के साथ क्या हो रहा है। तो क्या होगा इस सैंपल के साथ, क्या होगा बताओ? ये मेरा सैंपल है, ये मेरा सैंपल है। तो होगा क्या, ये सैंपल मैंने अज्यूम किया हुआ समंदर के नीचे में गया हुआ हूँ। तो सपोज करो कि अगर ये सैंपल नीचे है, मैं समंदर के नीचे गया हूँ, तो डेफिनेटली इस जो इसका जो अपर सरफेस होगा, जो भी सैंपल मैंने कंसीडर कर रखा है, पानी का सैंपल है ना, ये पूरा पानी जो है ना वही पानी ही है। ये सैंपल कुछ अलग नहीं है। मैंने एक सिलेंडर लेयर के अंदर नहीं डुबाया है। सिलिंड्रिकल एक स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल का हिसाब का सिलेंडर के इतना अमाउंट का पानी मैं देख रहा हूँ कि आखिर इस सिलेंडर वाला जो इस सिलेंडर, अगर मैं इमेजिन कर लूँ, एक अगर एक कल्पना कर लूँ कि हाँ यहाँ पे एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में पानी रखा हुआ है, तो इस पानी के साथ क्या हो रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. ये इमेजनरी सिलेंडर मैं नीचे जाकर के अज्यूम किया हूँ, और इस सिलेंडर पे क्या हो रहा होगा, क्या ये फील कर रहा होगा। तो देखो इस सिलेंडर का जो अपर सरफेस होगा उसके ऊपर पानी होगा। मैं नीचे गया हूँ ना, मैं डीप डीप डाउन मतलब कि समंदर में गया हूँ। तो इस लेयर के ऊपर पानी होगा। ठीक है, ये सारा पानी इस पे एक प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये एक फोर्स फील करेगा इस प्रेशर के कारण। फोर्स पर यूनिट एरिया, जो इसका एरिया होगा, जो भी आपने जो सिलेंडर अज्यूम किया हुआ है उसका कुछ एरिया होगा। इस एरिया पे अगर वो प्रेशर लगा रहा है तो ये एरिया एक फोर्स फील करेगा। ठीक है, अगेन अगर ये सिलेंडर है तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्लूइड कैसे इस पे, फ्लूइड अगर रेस्ट पे है तो फ्लूइड इस पे फोर्स कैसे लगाएगा, हर तरफ, चारों तरफ, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स सरफेस, सरफेस के हर पॉइंट पे जो फ्लूइड है, चारों तरफ का फ्लूइड, वो इस फ्लूइड पे
एक नॉर्मली फोर्स अप्लाई करेगा, ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, ऐसे चारों तरफ से एक नॉर्मल फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा होगा, ये जो सैंपल हमने कलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा होगा, देखो फोर्स कैसे इस पे लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा बिलो से, देखो इस पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है, नॉर्मली जो भी फोर्स लगेगा वो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, हर तरफ से नॉर्मल फोर्स लगेगा, नीचे का पानी जो है वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक है, सैंपल समझ में आ रहा है, इस सैंपल पे फोर्स लग रहा है। सपोज करो कि अब क्या अगले 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 पिक्चर में इसको देखते हैं। ठीक है, चारों तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है, क्लियर है ना, पानी का सैंपल होगा तो उस सैंपल पे भी बाकी के जो पानी होंगे वो फोर्स लगा रहे होंगे। अब देखो अब फोर्स को हम डिवाइड करते हैं, कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हमारा लिक्विड, ये हमारा लिक्विड था, ये हमारा सैंपल है। ठीक है, इस सैंपल पे ऊपर की ओर, ऊपर से एक फोर्स, जो ऊपर का लिक्विड होगा वो फोर्स लगाएगा, इसको मैं F1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो F1 क्या है, व्हाट इज F1, F1 बराबर डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, और ये फोर्स किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू वाटर प्रेशर, वाटर का जो प्रेशर है, वाटर प्रेशर। ठीक है, पुशिंग, PUSHING, पुशिंग इट ऑन, पुशिंग ऑन, पुशिंग इट ऑन टॉप सरफेस, टॉप सरफेस पे इसको पुश कर रहा है। ठीक है, ये मेरा पहला है। ठीक है, ये सैंपल है हमारा। चलो दूसरा फोर्स क्या लगाएगा भाई इस पे ये मेरा सैंपल है, इसका नीचे का जो है, नीचे का लेयर भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, जो नीचे जो पानी है वो भी इसको ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूँ F2। ठीक है, तो F2 क्या है, व्हाट इज F2, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड फोर्स है, ये तो अपवर्ड लग रहा है ना, अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर, वाटर के प्रेशर के कारण ये फोर्स आ रहा होगा, पुशिंग इट अपवर्ड, पुशिंग एट बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस पे ये पुश कर रहा है भाई इसको, जो हमने सिलेंडर जो अज्यूम किया हुआ है। तीसरा क्या होगा, एक और जो ये सैंपल हमने अज्यूम कर रखा था, इस सैंपल का अगर ये अगर सिलेंड्रिकल सैंपल मैंने अज्यूम कर रखा है, मेरे दिमाग में है कि हाँ एक इमेजिनरी सिलेंडर है, तो इस इमेजिनरी सिलेंडर में जितने पानी ट्रैप्ड है उस पानी का अपना कुछ मास होगा, और अगर इसके पास मास है तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ नीचे की ओर पुल कर रही होगी। सैंपल को, हमारा पूरा फोकस क्या है, सैंपल है, सैंपल पे क्या हो रहा है, क्या गुजर रही है इस सैंपल के साथ, उस समुद्र के नीचे बेचारा अकेले पड़ा हुआ है, इस पे क्या गुजर रही है। तो इस सैंपल में कुछ मास ट्रैप्ड होंगे, सिलेंड्रिकल मास ट्रैप्ड होगा, अगर उसका मास है तो ग्रेविटी उसको अपनी ओर पुल करेगा, जो उसका वेट होगा, और वो पुलिंग फोर्स क्या होता है, उसका अपना वेट ही तो होता है। तो तीसरा मेरा फोर्स आ गया, ये देखो ये यहां तक भरा हुआ है, ये मेरा सैंपल है ठीक है, इसमें कुछ मास ट्रैप्ड है, ये मास का अपना वेट होगा डाउनवर्ड, mg हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, mg। तो तीसरा फोर्स मेरा लग गया वेट, mg एक्टिंग डाउनवर्ड, ये तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, डाउनवर्ड, और ये किसके कारण आता है, ये ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तीन फोर्सेज आ गए इस पे। इसका एफबीडी अगर मैं बनाने जाऊं, सारे फोर्सेज मैंने दिखा दिया ना, अब अगर इसका मैं एफबीडी बनाने जाऊं, सपोज करो कि मैं इसका एफबीडी बनाने जा रहा हूं, आ जाओ। तो देखो ये मेरा छोटा सा ना, ये बहुत ही छोटा सैंपल, सपोज करो मैंने बहुत छोटा सैंपल ले रखा था, तो इस सैंपल पे जो ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहे होंगे, वो फोर्स कौन था, देखना ऊपर की तरफ कौन फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में F2 लग रहा है ना, ये F2 अपवर्ड लग रहा है। इस सैंपल पे डाउनवर्ड कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, डाउनवर्ड एक फोर्स तो लग रहा है F1, और एक और फोर्स लग रहा है mg। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में यही सारे फोर्स लग रहे थे, और हमारा पहला जम्पसन, सबसे पहले हमने क्या जूम किया था, जो मेरा लिक्विड है, जो वो समंदर है ना, वो पूरा का पूरा समंदर शांत है, कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई मोशन नहीं है उसके पास, तो इसका अब हम यूज करने जा रहे हैं। ये क्या है, ये रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ये सैंपल है हमारा, सैंपल रेस्ट में है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कहने का मतलब क्या होगा, ये जो सैंपल होगा, जो सैंपल हमने अज्यूम कर रहा है, ये अनएक्सिलेटेड होगा,
इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, अनएक्सिलेटेड होगा। अगर ये सैंपल अनएक्सिलेटेड है, कोई पार्टिकल अगर अनएक्सिलेटेड होता है, रेस्ट में होता है, तो उस पर हम न्यूटन का कौन सा नियम लगा रहे होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, बताओ। कोई पार्टिकल अनएक्सिलेटेड होता है तो अनएक्सिलेटेड पार्टिकल के लिए हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं, न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन का दूसरा लॉ या न्यूटन का तीसरा लॉ। अनएक्सिलेटेड पार्टिकल के लिए न्यूटन ने कौन सा लॉ दिया था, बताओ। अनएक्सिलेटेड, अगर कोई पार्टिकल अनएक्सिलेटेड है तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, कौन सा लॉ हम अप्लाई करेंगे न्यूटन का, बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई नहीं बता रहा है भाई, बहुत। फर्स्ट लॉ, चलो ठीक है, और बताओ भाई, और बताओ। दीपा का फर्स्ट लॉ, सोनी का भी ठीक है, चलो और बताओ। जूही का फर्स्ट लॉ, सबका फर्स्ट आ रहा है, बताओ भाई। अमीषा, शीतल, खुशी, तीनों लॉ अप्लाई करेंगे क्या, ये ठीक है करिश्मा का। मतलब न्यूटन ने जो तीनों लॉ दिए थे वो तीनों के तीनों अनएक्सिलेटेड पार्टिकल के लिए दिए थे क्या, बताओ भाई। किरण, किरण बताओ। बताओ रागिनी, बताओ। इतना सिंपल, इतना बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा मेरा सवाल है। अगर मेरी पहले की क्लासेस अगर आपने अटेंड की होगी, बिफोर, जो आपका फर्स्ट टर्म था, बिफोर आपके फर्स्ट टर्म, मैंने आपसे बोला अगर कोई पार्टिकल अनएक्सिलेटेड है, कोई पार्टिकल अनएक्सिलेटेड, पार्टिकल क्या होगा, या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, है ना, या फिर एक्सिलेटेड होगा या अनएक्सिलेटेड होगा। किसी पार्टिकल के पास एक्सिलेशन होगा या तो एक्सिलेशन नहीं होगा। तो एक्सिलेशन होगा तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था, और एक्सिलेशन नहीं होगा तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था। तो न्यूटन का वो कौन सा लॉ था, एक्सिलेशन के लिए या अनएक्सिलेशन के लिए, तुम अनएक्सिलेशन के लिए ही मुझे बताओ ना, आप लोग अनएक्सिलेटेड पार्टिकल के लिए बताओ कि अनएक्सिलेटेड पार्टिकल के लिए न्यूटन ने कौन सा लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। मेरी क्लासेस अटेंड की होगे ना, मेरी मेरी न्यूटन लॉ की क्लासेस किसने अटेंड की इस क्लास में भाई, बताओ। मतलब मैं इतना बार चिल्लाया हूँ अनएक्सिलेटेड, 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 अनएक्सिलेटेड। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या ये जो मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, कोई पार्टिकल अगर अनएक्सिलेटेड होता है, यानी ये पार्टिकल अगर रेस्ट में है, सपोज ये मोबाइल जो था ये रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट में जब होता था तो न्यूटन ने इसके लिए कौन सा लॉ दिया था, जब कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है तो न्यूटन ने कौन सा लॉ दिया था, ये न्यूटन का पहला नियम था, न्यूटन फर्स्ट लॉ था। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या लॉ ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली, और अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में रहेगा, उसके लिए उससे किसी फोर्स की, या एग्जैक्टली, और वो मोशन में है तो मोशन में रहता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो जो सैंपल था हमारा, ये जो सैंपल है हमारा, ये सैंपल क्या है, रेस्ट में रखा हुआ है। मैंने बोला ना, जो समंदर का पानी है वो रेस्ट में, मैं मान के चल रहा हूँ, रेस्ट में वो होगा नहीं, बट मोरलेस। हाँ, जब ऊपर से फोर्स लगेगा तो रेस्ट में, जब ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे तब रेस्ट में, जब तक उस पर कोई, या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली शीतल। इसको गैलीलियो, मैंने अगर मेरी क्लास में पढ़े हुए तो मैंने गैलीलियो से भी इसको समझाया था। गैलीलियो ने जो डबल डबल इंक्लाइन प्लेन थ्योरी जो दिया था, ठीक है, वो मेरी क्लास, यहाँ मेरी क्लास कोई है जिसने न्यूटन्स लॉ अटेंड किया था, कोई है जो न्यूटन्स लॉ मुझसे पढ़ा है बिफोर योर मिड टर्म, ओके हिमांशु, और कोई है, चलो सर मैंने अटेंड नहीं करी थी, ओके शीतल। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, मतलब मेरे पुरानी वीडियो जाके देखना, उसमें एरिस्टोटल हिमांशु किया है तो उसको पता होगा। एरिस्टोटल से शुरू किया था ना हिमांशु, एरिस्टोटल से शुरू किया था मैंने, मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी, क्राइस्ट के जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट में चले गए थे। ओके, याद आ गया क्या, अभी मैंने जब एरिस्टोटल की बात की तो याद आ गया। अरिस्टोटल एक खिलौना लेके दौड़ रहा था, अरिस्टोटल के यहाँ घर में, तो वो देख करके वो समझता था। तो न्यूटन ने ये बोला था, चलो आ जाओ न्यूटन पे आते हैं। अगर कोई पार्टिकल अनएक्सिलेटेड होता है तो न्यूटन ने बोला था कि उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस के, अरिस्टोटल, यस अरिस्टोटल की ही बात कर रहा हूँ मैं, अरिस्टोटल से याद आ गया, ओके। वही मैं बोल रहा हूँ, आप भी क्यों सोनी मेरी क्लास, तो सबको अरिस्टोटल से ही याद आ रहा है। एक्चुअली उस समय एग्जाम का इतना प्रेशर था ना कि मतलब क्या ही अरिस्टोटल याद आ रहा है। तो न्यूटन ने ये बोला था कि अगर कोई पार्टिकल अनएक्सिलेटेड है तो उस पार्टिकल पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा, और अगर कोई पार्टिकल एक्सिलेटेड है तो उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम मास टाइम्स एक्सीलरेशन होगा। यही तो उसके दो लॉ थे। पहला लॉ क्या था, ध्यान से देखो, पहला लॉ क्या था, अगर ये मास मेरा m है, अगर ये अनएक्सिलेटेड है, एक्सीलरेशन इसका 0 है, तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस, कोई भी कितना भी फोर्स लगा लो,
फोर्स या तो पुश होगा या तो पुल होगा, तो कोई इसको पुश करेगा, कोई पुल करेगा, कोई पुश करेगा, कोई पुल करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इस पे ढेर सारे फोर्स लगाओ, मान लो F1 F2 डॉट डॉट डॉट, ढेर सारे फोर्स मैंने इस पे लगा दिए, ठीक है। न्यूटन ये कहता है, और ये पार्टिकल एक्सलेट नहीं किया, इतने फोर्स लगाने के बाद भी ये पार्टिकल एक्सलेट नहीं किया, तो न्यूटन ने ये कहा कि इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम दैट इज F1 प्लस F2 वेक्टर सम, सबको वेक्टोरियली आप ऐड करोगे ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सम जो होगा अप टू Fn, ये कितना होगा, जब कोई पार्टिकल अनएक्सिलेटेड है तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 के बराबर होता है, यही तो इसका फर्स्ट लॉ था। अब सोचो कि ये कितना शानदार लॉ है, मतलब पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड इस लॉ पे काम कर रहा है, पूरा दुनिया इस लॉ पे काम कर रहा है, ये बहुत यूनिवर्सल लॉ है। इसका मतलब कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये लॉ काम करता है। कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उस पर लगने वाला सारा फोर्स 0 होगा ही होगा। मैं बता रहा हूँ कि ये जो समंदर है ना, वो समंदर रेस्ट में है, समंदर रेस्ट में नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत हलचल होता है बट उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो समंदर पूरा रेस्ट में है, उसके सारे पार्टिकल्स भी रेस्ट में रहेंगे। तो जो सैंपल मैंने कलेक्ट कर रखा है, जो सैंपल मेरी नजर में है, जिस सैंपल को मैं निगाहें गड़ा रखा हूँ जिस सैंपल पे, वो सैंपल भी मेरा रेस्ट पे रहेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये सैंपल रेस्ट में है, अनएक्सिलेटेड है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 के बराबर होगा। यही तो न्यूटन बता रहा है मुझे, यही मैं अभी अप्लाई करने जा रहा हूँ। सोचो कि ये लॉ कितना शानदार लॉ है, इस लॉ का जिस पे पूरा दुनिया ब्रह्मांड नेचर काम कर रहा है। सोचो कि उसका आरएचएस 0 है, ये देख रहे हो, इसका आरएचएस बंदा खुद ही 0 करके गया है। मतलब महान तो था ही कि उसने इतना बड़ा लॉ लॉ की खोज की। सोचो कि इतने बड़े लॉ की खोज की जिसपे पूरा दुनिया चल रहा है, मतलब अर्थ, सन, यूरेनस, प्लूटो, प्लूटो तो खत्म हो गया, मतलब सैटर्न, जितने भी हैं वो चल रहे हैं, उसका आरएचएस 0 है। मतलब एक बंदा ने तो इतना, एक तो कि इतना अच्छा लॉ लॉ लेके आया, उसके बाद उसका आरएचएस भी 0 कर दिया, आधा काम उसने आपका ऐसे ही आसान कर दिया, बाकी आधा काम रह गया। अब आप उसका एलएचएस तो कम, एलएचएस तो यार कम से कम कैलकुलेट करो, एलएचएस भी कैलकुलेट नहीं करोगे और फिर कहोगे कि फिजिक्स टफ है। 50% काम वो आपका आसान करके गया हुआ है, आरएचएस को बंदे ने 0 कर दिया। एलएचएस कैलकुलेट कर लो, फिजिक्स के महारथी बन जाओगे। अब इसी एलएचएस को कैलकुलेट करने के लिए फिर फिजिक्स को टफ बना देते हो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका सेकंड लॉ क्या होता है, देखो अब बात करें तो सेकंड लॉ भी सुन लो थोड़ा सा, ये डेरिवेशन खत्म ही हो गया। सेकंड लॉ क्या था, अगर कोई पार्टिकल है, मास m है, ये इसका एक्सीलरेशन सपोज करो कि a है, a, इसका एक्सीलरेशन a है, सपोज करो कि इसका एक्सीलरेशन a है, तो इस अगेन अगर कोई पार्टिकल है, उसका एक्सीलरेशन a है, मास m है, एक्सीलरेशन a है, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, कोई पुश करेगा, कोई पुल करेगा, यही करेगा। सपोज करो F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, लगते 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 या एग्जैक्टली Fn टाइम्स तक अगर आप लगाते हो, तो न्यूटन ने ये एक्सीलरेटेड पार्टिकल के लिए, ये अनएक्सीलरेटेड के लिए है, ये किसके लिए है, ये अनएक्सीलरेटेड के लिए है ना, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, कोई बता नहीं रहा था। ये किसके लिए था, ये अनएक्सीलरेटेड के लिए था, याद रखना भाई, ये अनएक्सीलरेटेड के लिए था। अभी मैं आपको एक्सीलरेटेड के लिए बताने जा रहा हूँ। अगर कोई पार्टिकल एक्सीलरेटेड है तो उसके लिए न्यूटन ने क्या कहा था, सम ऑफ सारे फोर्सेस को सम कर दो, सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा ना, उसकी वैल्यू इसका मास, जो भी इस मैटर का मास होगा, और इसका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, इसी को न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं। और ये एक्सीलरेटेड पार्टिकल के लिए था, ये किसके लिए था, ये एक्सीलरेटेड के लिए था। और ये न्यूटन सेकंड लॉ है, ये क्या है, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। और जो अनएक्सीलरेटेड के लिए है ना, ये क्या है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। ठीक है। कोई पार्टिकल जब अनएक्सिलेटेड होगा तो न्यूटन के पहले लॉ की तरफ जाना, कोई पार्टिकल एक्सिलेटेड होगा तो न्यूटन के दूसरे लॉ की तरफ हम जाएंगे। इस केस में हमारा जो पार्टिकल है वो अनएक्सिलेटेड है। अब सोचो कि न्यूटन ने कितना आसान काम करके गया है। देखो इसके बाद ये देखो कि आपने पहले लॉ में उसने आधा काम आसान करके चला गया, 50% काम आपका आसान कर दिया, आरएचएस को 0 कर दिया। आप एलएचएस, और पहले लॉ से उसने क्या किया, आपको एलएचएस निकलवाना सिखा दिया होगा। अगर आप पहले लॉ को अच्छे से समझ चुके हो, इसका मतलब है कि आपने एलएचएस निकालना सीख लिया। अब आपने जब एलएचएस निकालना सीख लिया तो दूसरे लॉ में उस बंदे ने आरएचएस को क्या कर दिया, मास टाइम्स एक्सीलरेशन कर दिया। ये इसका आरएचएस था, एलएचएस आपसे वो पहले लॉ से सिखवा दिया। सब कुछ कितना सर्कल में चल रहा है। एक तो बंदे ने आरएचएस पहले का 0 कर दिया, एलएचएस कैलकुलेट करवा लिया। अगर आप एलएचएस कैलकुलेट करना सीख गए तो अब एक्सीलरेटेड पार्टिकल पे वो आ गया था, बोला कि जब एलएचएस सीख ही गए हो तो उसको मास टाइम्स एक्सीलरेशन कर देना। ये मेरा सेकंड लॉ है। कितने आसान आसान लॉ बंदे ने बना के गए हैं। चलो अब फाइनल हम लोग बात करते हैं। आ गया मेरा आंसर, ये हमारा फ्लूइड था, ठीक है। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस दैट इज ये
F2 ऊपर लग रहा था, ठीक है, F1 नीचे लग रहा था और mg नीचे लग रहा था, और ये पार्टिकल रेस्ट में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। और जब पार्टिकल अनएक्सेलरेटेड होता है तो हम न्यूटन का पहला नियम लगाते हैं, तो अप्लाइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अप्लाइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन वर्टिकल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में अप्लाई करने जा रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन। क्या ये बोलता क्या है? एफ नेट इन वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, एंड पहला लॉ है ना, तो ऑब्वियस है कि वो अनएक्सेलरेटेड होगा, इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। चलो इसका एलएचएस निकालना तो है नहीं, इसका एलएचएस निकालो। एलएचएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? एलएचएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन इसको वेक्टोरियली ऐड करना है। इस जो सैंपल था हमारा उस पर 3 फोर्स अप्लाई हो रहा था, इसको मुझे कैसे निकालना है? वेक्टोरियली निकालना है। तो इसको वेक्टर के लिए आपको एक सैंपल लेने पड़ेंगे। तो सपोज करो कि ऊपर का डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, नीचे को मैं निगेटिव ले लेता हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बता चुका हूँ। किसी को अगर मन कर रहा है ऊपर निगेटिव लेने का तो वो ले सकता है, निगेटिव ऊपर लोगे तो नीचे को पॉजिटिव कर देना, आंसर सेम आएगा। चलो ये मेरा साइन कन्वेंशन है, ऊपर के सारे फोर्सेस पॉजिटिव के साथ आएंगे, नीचे के सारे फोर्सेस निगेटिव के साथ आएंगे। तो एलएचएस लिखो भाई, इसका एलएचएस क्या आएगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या लग रहा है? F2 जो प्लस के साथ आएगा, F1 माइनस के साथ आएगा, mg माइनस के साथ आएगा। यही तीनों फोर्सेस पे लग रहे थे। इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम, वेक्टर तो मैंने कर ही दिया, वेक्टोरियली ही ऐड किया है मैंने इसे, तभी प्लस माइनस आया है। न्यूटन ने बोला इसको 0 कर दो, यहां से F2 की वैल्यू आ गई F1 प्लस mg। ठीक है, ये मेरा फोर्स आ गया। ये नीचे का जो लेयर लगा रहा था ना, ये वो फोर्स आया हुआ है। चलो अभी थोड़ा सा काम और रह गया है। क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछो यहाँ तक, F2 कैसे आया? बस 5 मिनट का और है, 5 मिनट में मैं डिराइव कर दूंगा। चलो ठीक है, गुड। मेरा तो पेज ही खत्म हो जाता है, इससे तो मैं अलग परेशान हूँ। चलो ठीक है जूही, गुड 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 गुड। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो जो हमारा लिक्विड था ना, ठीक है, जो हमारा लिक्विड था ना, ये देखो तो, ये अगर हमारा लिक्विड था, ये जो सैंपल हमने अज्यूम कर रखा था, सैंपल का एरिया ए था, ठीक है। इस पे जो ऊपर के जो लिक्विड थे वो F1 अप्लाई कर रहे थे फोर्स, जो नीचे का लिक्विड था वो F2 अप्लाई कर रहा था। अगर ये F1 अप्लाई कर रहा है और इसका एरिया ए है इस सरफेस का, तो इस सरफेस पे प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा होगा? तो हम उसको P1 अगर मान ले तो वो F1 बाई ए होगा क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से F1 की वैल्यू निकल जाएगी क्या? P1A। ये देखो, ये नीचे पे जो ये एरिया है, इस एरिया पे नीचे का लिक्विड F2 फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसका एरिया ए दे रखा है, तो इस एरिया पे प्रेशर कितना फील हो रहा होगा? तो ये P2 अगर मैं मान लूँ इसे, और तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ से F2 की वैल्यू आ गई P2 इंटू ए, ठीक है। F1 F2 नीचे पीछे में है ना, ये F1 और F2 है। F1 F2 को मैं प्रेशर के टर्म में लाने जा रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ और कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ। निकल गया मेरा F1 F2। चलो एक और टर्म होता है, इसका एक mg होगा ना, इस लिक्विड का मास होगा। तो अगेन मुझे मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करना है। पूरा गेम जो है ना, मास डेंसिटी और फोर्स प्रेशर, यही करना है। सॉलिड और लिक्विड में यही अंतर है फ्लूइड में। अगर ये समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है। चलो मास को अब डेंसिटी में हम कन्वर्ट करेंगे। मास का फॉर्मूला हमारे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? अगर इस सिलेंडर का हाइट मैं h दे दूं, सपोज करो कि इसका हाइट h था, तो पूरे सिलेंडर के अंदर जो ट्रैप वाटर है उसका वॉल्यूम कितना होगा भाई? क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? रो एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम के जगह पे। बताओ बताओ, किसी को कुछ फॉर्मूले में कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछो भाई। ये 3 फॉर्मूले मैं यूज करने जा रहा हूँ। हाँ शीतल, बताओ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v। ओके चलो अब वैल्यू पुट करते हैं ना। मेरे पास इक्वेशन क्या था? मेरे पास इक्वेशन क्या था? F2 बराबर F1 प्लस mg, यही था ना? चलो पुट करो, आ गया। F2 F1 और m तीनों का पुट करना है। F2 क्या पुट करोगे भाई? P2A। F1 क्या करोगे? P1A। और mg क्या पुट करोगे? m की जगह पे आप पुट कर दो रो a h इंटू जी। इन तीनों में से एक कैंसिल हो जाएगा भाई, देख रहे हो क्या? ए कैंसिल हो रहा है क्या? ए ए ए, हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना,
ये फॉर्मूला एक यूज किया मैंने, ये फॉर्मूला एक यूज किया है, और ये फॉर्मूला यूज किया, इन तीनों का वैल्यू मैंने वहां पुट किया था। चलो आज आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ से P2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, P2 बराबर P1 प्लस रो जी एच। आ गया क्या, प्रेशर आ गया क्या, नीचे जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ जो प्रेशर था ये P2, ये जो सरफेस फील कर रहा है प्रेशर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे आया। अब देखो इस फॉर्मूले में हुआ क्या, क्या था ये फॉर्मूला, ये जो हमने सैंपल हमने जो सैंपल मेरी निगाहों में है, जिस पे हम नजर रखे हुए हैं, ओके ठीक है ठीक है, जिस पे हम नजर रखे हैं वो सैंपल है कहाँ, वो सैंपल कहाँ है, वो समंदर के नीचे है ना, मतलब इसके ऊपर भी कुछ पानी होगा और इसके नीचे भी कुछ पानी होगा, ठीक है। अब इस सैंपल को धीरे धीरे हम ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, जो सैंपल हमने या ख्याति में आ रहा हूँ उस पर, इस सैंपल को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, सैंपल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो अगर ये मेरा सरफेस था समंदर का और ये इससे नीचे था, तो धीरे धीरे मैं इस सैंपल को लाते लाते यहाँ पे ले आ रहा हूँ ना, यहाँ पे ले आया, ठीक है, यहाँ पे ले आया हूँ। तो जब तक ये नीचे था, समंदर में था जब तक ये सैंपल, तब तक तो इसके ऊपर के पानी इस पे प्रेशर लगा रहे होंगे। जैसे ही मैं ये जो पूरा, ये अगर मेरा लेयर था समंदर का, तो अगर मैं इसको यहाँ लेके आ गया तो इसके ऊपर तो पानी ही नहीं है। जो P1 जो लग रहा था, जो ए ऊपर वाला जो टॉप सरफेस था, उसको मैं समंदर के सरफेस पे लेके अगर आ गया, उसके ऊपर तो पानी ही नहीं है, तो उस पर तो कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा, ठीक है। उस पर भी एक प्रेशर लग रहा होता है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम आगे अगली क्लास में इसको मेंशन करने वाले थे। तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो 5 भाग में एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर बटा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोटोस्फेयर, मेटास्फेयर और पता नहीं क्या क्या, मुझे याद नहीं है, 5 स्फेयर होते हैं, एटमॉस्फेयर होता है। तो जैसे ही आपने इस सैंपल को समंदर के लेवल पे अगर आप लेकर के आए ना, तो पानी तो इसके ऊपर से हट गया, पानी का प्रेशर तो नहीं रहा, पानी है ही नहीं तो पानी का प्रेशर कहां से रहेगा। जो एटमॉस्फेयर है, जो ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर जो है ना, ये एटमॉस्फेयर इस पे एक प्रेशर लगाता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो P1 की वैल्यू अब कितनी होगी, यही P1 था ना, इस ये अपर सरफेस पे P1 लग रहा था, तो P1 अब क्या हो गया हमारा, PATM हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। P2 को हम एक जनरल वैल्यू मान लेते हैं कि हाइट h जाने पे मुझे P मिला होगा, P जनरलाइज फॉर्मूला, जनरल, ठीक है। तो ये नया फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया भाई, नया फॉर्मूला क्या आ गया, P बराबर PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। बताओ भाई कोई डाउट है तो, ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। इससे क्या पता चल रहा है, इसमें क्या क्या टर्म्स, कांस्टेंट क्या क्या टर्म है, डेंसिटी जो होगा, ये डेंसिटी जो होगा, ओके डेंसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, समंदर का जो डेंसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, एक्चुअल में वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें न्यूटन के लॉ अप्लाई कर दिए ना। ओके रितिका, मैंने इसमें न्यूटन के लॉ अप्लाई किए, तो सोचो कि फ्लूइड में भी न्यूटन के लॉ अप्लाई हो सकते हैं। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत फैसिनेटिंग था। अब तक मैं सॉलिड पे ही अप्लाई किया करता था, लेकिन मतलब सोचो कि मतलब फ्लूइड पे भी अप्लाई हो रहा है न्यूटन का लॉ, मतलब ये तो बहुत रोमांचक था। तो मैंने क्या किया, समंदर के अंदर जाकर के एक सैंपल मैंने ले लिया, सैंपल के ऊपर का जो पानी था वो उस पर फोर्स लगा रहा था, सैंपल के नीचे का जो पानी था वो फोर्स लगा रहा था। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई सैंपल को इधर से भी तो फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी फोर्स लग रहा था, उस फोर्स को सब आपने कंसीडर क्यों नहीं किया, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। इतना मजेदार सवाल था, मैंने सिर्फ ऊपर नीचे का दिखाया, बाकी इधर वाला तो सब भूल ही गया। तो फोर्स इधर से भी लग रहा होगा, इधर का जो लिक्विड है वो भी इस पे एक नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, इधर का जो लिक्विड है वो भी इस पे एक नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो सोचना आखिर उसको मैंने कंसीडर क्यों नहीं किया। तो ऊपर का फोर्स इस पे नीचे लगाया, नीचे फोर्स इधर लगाया, और ये जो सैंपल था ना ये रेस्ट में था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था। तो जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था, तो मेरे पास जब कोई पार्टिकल स्टैटिक होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस पर जो न्यूटन ने लॉ दिया था, उसके लिए न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया था, उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है। वही मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया तो फोर्स के टर्म में आंसर आया, आंसर मेरा फोर्स के टर्म में आया। मुझे प्रेशर से खेल खेलना है भाई, पूरा फ्लूइड मुझे प्रेशर से खेलना होता है। यस 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 ख्याति, इक्वल होगा, वो सारे कैंसल आउट कर जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी दूसरा कारण ये भी है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मैंने पढ़ा दूं क्या, अभी पढ़ा दूं, अभी बैठोगे क्या, हाँ ये सब तो ठीक है, पढ़ा दूं क्या, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड, आ जाओ। आ गया यार, पेज भी तो नहीं होते मेरे पास, चलो आ जाओ। बैरोमीटर, तो सबसे पहले हमारा क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक,
है ना। एटमॉस्फेरिक कहने का क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का क्या मतलब होता है भाई, तो मैंने आपको बताया ना, जो अर्थ का जो सरफेस होता है ना वो 5 भागों में बटा होता है। अर्थ के ऊपर का जो वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो 5 भागों में बटा होता है। वो स्ट्रेटोस्फेयर, टेट्रास्फेयर, मेटास्फेयर और पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता, बट सबसे नीचे जो होता है ना वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो जैसे अब जब अर्थ के सरफेस पे आप हो ना, तो अगेन जो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, अर्थ के सरफेस से आप जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे, वैसे वैसे हवा का दाब कम होगा ना भाई, हवा कम होते जाता है। अभी क्या है, अभी आप नीचे हो, आपके ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मेरे सर के ऊपर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है। तो जो अर्थ के सरफेस पे जब मैं खड़ा रहूंगा ना, तो मैं सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करूंगा। जब मैं अर्थ के सरफेस पे हूं तो मैं सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करूंगा। क्यों? क्योंकि सोचो कि इसके ऊपर का सारा जितना भी वायु है, जितना भी एयर है, वो सब मुझ पर प्रेशर लगा रहा होगा। और जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये नीचे का एयर तो मुझ पे नहीं लगा रहा होगा ना, ये तो नीचे से लगा रहा होगा, ऊपर से तो नहीं लगा रहा होगा। तो जो मैं फील करूंगा प्रेशर, वो कम फील करूंगा। अगेन मैं और ऊपर जाऊंगा, तो वायु क्या होगा, वायु का जो वेट हो जाएगा, जो हवा का जो वॉल्यूम हो गया, वो घट जाएगा। तो ऊपर जाऊंगा तो मैं और प्रेशर कम फील करूंगा। नीचे जाने पे क्या हो रहा था, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था समंदर में, ये पानी बढ़ता जा रहा था, तो प्रेशर ज्यादा फील करता था। अब जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे, वैसे वैसे हवा घटता जाएगा। आप ऊपर और ऊपर जाओगे, हवा और कम गया, और ऊपर जाओगे हवा और कम गया, और ऊपर जाओगे और एयर कम गया, तो प्रेशर आप कम फील कर रहे होगे। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ओके, हाँ ठीक है। तो ये सबसे नीचे वाला स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना रिया, सबसे नीचे वाला स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ठीक है। चलो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ओके, द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर, प्रेशर exerted by earth, exerted by atmosphere of earth। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, बताओ। इसका वैल्यू जो होता है ना, ये अब सब कुछ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, वो समंदर के लेवल पे हम मेजर कर रहे होते हैं। ये हमारा एक रेफरेंस होता है, समंदर जो होता है ना, जो अरेबियन सी वगैरह जो है, वहां पर जाके इसको मेजर किया गया है। यही इसी को हम रेफरेंस लेकर के हर जगह चलते हैं। मोरलेस इतना ही होता है। तो ये जो होता है ना, इसकी वैल्यू लगभग लगभग होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ इसके यूनिट्स अलग अलग होंगे। इसको हम 1.013 बार भी बोलते हैं। इसी को हम 760 टॉर भी बोलते हैं। ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन सारे आप याद रखना भाई, ये कन्वर्जन कभी भी आपको यूज हो सकता है। बेसिकली आप ये याद करो, 1 एटीएम बराबर 10⁵ ठीक है। इसका अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे ये सबसे ज्यादा होता है, एट सरफेस ऑफ अर्थ। एंड डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस when goes when you go up go up into the earth atmosphere into the earth's atmosphere। अर्थ के एटमोस्फेयर में अगर आप ऊपर की ओर चलते जाओगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? घटता जाता है, इनटू अर्थ्स एटमोस्फेयर, ठीक है। यही एटमोस्फेरिक पे इसको कैलकुलेट करेंगे हम अगली क्लास में। इसको हम कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे आपको। ये जो बैरोमीटर है ना, ये बैरोमीटर आपको दिख रहा है ना, इससे ही हम कैलकुलेट करते हैं इसको। मैनोमीटर, बैरोमीटर, इन सबसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसको हम अगली क्लास में सीखेंगे। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। इसकी वैल्यू अब जैसे जैसे नीचे जाते हो, नीचे जाने पे आपने प्रूफ किया, अभी क्या प्रूफ किया कि भाई रो जी एच जो होता है ना, रो जी एच, इस अमाउंट से क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है। ये जो होता है ना, जैसे ही आप जैसे जैसे नीचे जाओगे, नीचे जाके आप इतना प्रेशर, या एग्जैक्टली, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो आपको प्रेशर कम फील करोगे। तो माउंटेन पे जाओ, कोई जाता है ना, तो उसका ब्लीडिंग भी होने लगता है, नाक वाक से उसका खून निकलने लगता है, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है ऊपर जैसे जैसे आप जाते हो। प्रेशर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल होता ही नहीं है वहां पे, कम जाता है, होता तो है कम जाता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा? अगला क्या था? मैं एक तो गेज प्रेशर है और एक एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर तो सबको पता होगा, एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट जो अभी आपने निकाला ना, एब्सोल्यूट प्रेशर जो अभी आप
समंदर के नीचे जाके जो आपने निकाला है ना वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। ओके, दिस इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, मतलब एग्जैक्ट प्रेशर आप कितना फील कर रहे हो, वो समंदर के नीचे आप गए हो वो एग्जैक्ट है, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। तीसरा क्या होता है हमारा, और तीसरा है हमारा गेज प्रेशर। तो जो ये डिफरेंस इन प्रेशर आया ना, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर, ये बिल्कुल ये डिफरेंस की वजह से आता है, डिफरेंस इन प्रेशर। मतलब कि अर्थ के सरफेस पे, समंदर के सरफेस पे, जो आप समंदर के नीचे जा रहे थे तो सरफेस पे आप कितना फील, सरफेस पे कितना था, पी नॉट था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। समंदर का पूरा सरफेस कितना प्रेशर फील कर रहा होगा, समंदर का पूरा सरफेस जो ओपन सरफेस है, समंदर का सरफेस जो ओपन है, एटमॉस्फेयर को जो ओपन सरफेस है वो पी नॉट फील करेगा। लेकिन जब आप नीचे जाओगे समंदर में तो आप कितना फील करोगे। तो दिस इज गेज प्रेशर, जो जो डिफरेंस यहाँ का और जहां तक आप गए हो, रो जी एच हाइट जो आप गए हो, पी बराबर पी ए टी एम प्लस रो जी एच, ये था पी माइनस पी ए टी एम, जब आप करोगे तो ये कितना आएगा, रो जी एच आएगा। दिस इज गेज प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर गेज प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब ये गेज प्रेशर जो होता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस केस में होगा, पॉजिटिव किस केस में और निगेटिव किस केस में होगा, ठीक है। ये गेज प्रेशर है, दिस इज गेज प्रेशर, रो जी एच गेज प्रेशर। तो ये पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर P माइनस पी ए टी एम ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो गेज प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या है, P माइनस एटीएम प्रेशर अगर लेस देन जीरो होगा, दिस इंप्लाइज जो प्रेशर है ना, अगर जो प्रेशर जहां आप निकालने जा रहे हो आप, वो प्रेशर जो है लेस देन अगर पी एटीएम आएगा तो गेज प्रेशर मेरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। दिस इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर कभी निगेटिव भी आता है और कभी पॉजिटिव भी आता है, ठीक है। गेज प्रेशर कभी निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। सोचो ना भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि आप सरफेस से आप ऊपर जा रहे हो, इस सरफेस से आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो ऊपर जाओगे तो पी एटीएम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो निगेटिव आएगा, जो गेज प्रेशर है वो निगेटिव आएगा। नीचे जाओगे तो गेज प्रेशर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पीएटीएम से ज्यादा प्रेशर आप नीचे फील कर रहे होते हो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ, बाकी बैरोमीटर, नैनोमीटर, मैनोमीटर सब अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। चलो इसी बहाने खत्म भी हो गया यार। 10 मिनट लेट स्टार्ट करो तो ये सब क्या था, 10 मिनट वाला ही तो एक्स्ट्रा छूट रहा है, लेट ही स्टार्ट होता है 10-15 मिनट, ठीक है। ये भी अब ये सब न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर सकते हो ना, देखो कितना बहुत आसान न्यूमेरिकल है ये तो। कोई डाउट है तो पूछो, आगे का क्लास का कोई डाउट, न्यूटन्स लॉ में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई किसी को कुछ डाउट है तो। ये न्यूमेरिकल बना के ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, इसको बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये तो सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है, इसका एक सवाल है वो अगली क्लास में प्रूफ कर देंगे। ये पूरा डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ था, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। ओके वंशिका, इसको सेंड, इसको सॉल्व करना, इस सवाल को सॉल्व करना, ये सवाल है और ये सवाल है, दो सवाल है, दोनों सॉल्व करना। आगे भी कुछ अच्छे सवाल होंगे, नहीं सब तो बैरोमीटर पे आ गया। प्रेशर वेरिएशन पूछो, किसी को कुछ डाउट है तो। एससी ले लिया, व्हाट एससी ले लिया, नहीं समझ में आया। स्क्रीनशॉट, ओके ओके ठीक है शीतल, गुड गुड गुड, ठीक है। तो न्यूटन का जो दो लॉ था ना, ओके ओके ठीक है जूही, न्यूटन का जो दो लॉ था याद रखो भाई, कि एक जो पहला लॉ है वो अनएक्सिलेटेड पार्टिकल के लिए होता है और जो दूसरा लॉ है वो एक्सिलेटेड पार्टिकल के लिए होता है। जब भी पार्टिकल एक्सिलेटेड होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ पे हम जाएंगे, और जब भी पार्टिकल अनएक्सिलेटेड होगा तो न्यूटन के हम पहले नियम पे जाएंगे। बस यही तो करना है, इतना सिंपल लॉ है, बताओ। उसमें उस बंदे ने एक तो इतना बड़ा लॉक हो जाए, उसका भी आरएचएस जीरो करके दे रखा है, और वो भी तुम लोग याद नहीं करते हो। अब फिर कहोगे कि फिजिक्स टफ है, फिजिक्स कहाँ से टफ है, कितना आसान है फिजिक्स, देखते हो। चलो ठीक है, थैंक यू, लीव, जिनको डाउट नहीं वो लीव करो, कोई डाउट है तो पूछो। तीन फोर्सेज लग रहे थे ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसी का ऐसा होता है, देखो। ओके ठीक है, नहीं तो खुद से देखो, मेरे होने नहीं होने की बात नहीं है, खुद से नहीं पढ़ोगे तो टफ लगेगा। आज ये आसान लग रहा है, अगर खुद से ये भी नहीं पढ़ोगे तो ये भी कुछ दिन बाद ये टफ ही लगने लगता है, ऐसा नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, मैंने बताया कि अर्थ के सरफेस पे मैं हूं तो पूरा ऊपर ऊपर में क्या है। हाँ इजी तो हो ही जाता है, वो तो है ही। टीचर्स का काम ही है इजी करना, लेकिन उसके बाद का काम आपका होता है ना।
टीचर का तो काम है इजी करना, लेकिन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, फ्लो में रहना, अपने आप को पेस मेंटेन रखना, वो जो पेस है उसको, पेस को मैं, भाई 2 साल में एग्जाम क्रैक करने होते हैं ना, जेई नीट जो भी होता है, तो उस पेस को भी तो आपको मेंटेन करना है। वो टीचर टीचर कितना पुश करेगा यार, टीचर कितना पुश करेगा, है ना। वो भी ऑनलाइन का जमाना है, पता नहीं पीछे कोई लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, पता नहीं पीछे कोई मस्त लेटा हुआ है, और मतलब यूट्यूब पे जो है ना द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो चल रहा है, वही देखे जा रहा है, हाँ भाई हाँ मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। तो ये सब भी तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन के जमाने में तो और भी मुश्किल है पुश करना, भाई मैं कितना पुश करूंगा, मैं कितना फोर्स लगाऊंगा। यस रिया, नोट्स बनाया करो भाई, नोट्स मस्ट है। कोई अगर ये इस डाउट में है कि भाई बिना नोट्स के हो जाएंगे, तो वो बेवकूफ है। ऐसे नहीं होता है भाई, चीजें ऐसे नहीं होती है, नोट्स आपको बनाने चाहिए। और अपने हाथ से, मैं पहले ही बोला हूँ, अपने हाथ से ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो नहीं देखी हो क्या? अरे ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया करता था ना वो, बहुत सारे शो हैं, कपिल विद कपिल शर्मा वाला शो है, तो कुछ लोग तो, अरे वो आया करता था वो सब, मतलब कहने का बात है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं, कोई देखना जरूरी नहीं है। हाँ ना, ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि लाफ्टर शो चल रहा है और मस्त जो है ना मोबाइल लेकर के लेटे हुए हैं, और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चल रहा है। हाँ तो कपिल शर्मा का ही समझ लो ना, कि कोई लाफ्टर का शो चल रहा है, मस्त मोबाइल लेकर के अपना लोग देख रहे होते हैं। हाँ बंद हो गया है क्या, पता नहीं, मुझे, मैं नहीं देखता हूँ वो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं ना, आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जहां पे भी खड़े हैं, लीव, अदरवाइज अगर आपके डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। हम लोग जहां पे भी खड़े हैं तो पूरा का पूरा उसके ऊपर क्या है, पूरा का पूरा ब्रह्म, ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ढेर सारे जो भी पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल जो भी हैं, वो सब पूरे ऊपर तक फैले हुए हैं ना भाई, ये इसका पूरा का पूरा एकदम, ये बहुत ऊपर तक फैला हुआ है, ये 200-300 किलोमीटर ऊपर तक फैला रहता है। तो 200 किलोमीटर ऊपर तक का जो ये जो प्रेशर है, जो हवा है, वो फोर्स तो लगा रहा है ना हमारे ऊपर, वो आपको फील नहीं हो रहा है, बट वो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड पुल तो कर ही रखा है, बट फिर भी वो हल्का होता है तो उड़ता रहता है, लेकिन फिर भी ग्रेविटी उसको पुल तो कर ही रहा है ना। तो ऐसे ऐसे लेयर, अब जैसे जैसे अभी मैं अगर जमीन पे खड़ा हूं, तो 200 किलोमीटर तक जो एयर फैला हुआ है, वो 200 किलोमीटर तक का एयर जो है ना, वो मेरे पे प्रेशर लगा रहा है, 200 किलोमीटर तक के रेंज का। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, सपोज करो कि मैं 1 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो अब 199 किलोमीटर का एयर जो है वही तो मेरे पे फोर्स लगाएगा ना, वही मेरे पे प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर घट गया। अब मैं 2 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो बचा कितना, 198 किलोमीटर का जो एयर है ऊपर में, 198 किलोमीटर एयर बच गया, वो एयर मेरे पे प्रेशर लगाएगा। फिर सपोज करो कि मैं 50 किलोमीटर ऊपर चला गया, 50 किलोमीटर चला गया, तो अब जो 150 किलोमीटर का जो एयर बच गया, उसके ऊपर का जो 150 किलोमीटर बच गया, क्योंकि मैं जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर चला गया, तो अब ऊपर का 150 किलोमीटर बच गया, तो वो 150 किलोमीटर जो है ना वही मेरे पे फोर्स लगाएगा, तो कम जाएगा प्रेशर। फिर 100 किलोमीटर ऊपर चलेगा, अगर 100 किलोमीटर जमीन के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर चलेगा, तो ऊपर अब बच गया 100, तो 100 किलोमीटर वाला जो एयर है वही हम पे फोर्स लगाएगा, अगेन अगेन प्रेशर घट गया मेरे पे। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप सरफेस, जमीन के सरफेस से ऊपर चलते जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाता है। एब्सोल्यूट में तो गेज माइनस होता है, एब्सोल्यूट में तो गेज माइनस करके एटमॉस्फेयर प्रेशर आ जाएगा, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, वैसे वैसे आपका प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो है ना, वो प्रेशर आप पे कम लगा रहा होता है, उसकी वैल्यू घटते जाती है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे, जमीन, अर्थ के सरफेस पे आ गए, तो पूरा 200 किलोमीटर का जो एयर है ना, वो आप पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या वो फोर्स बड़ा नहीं होगा, क्या वो प्रेशर का अमाउंट बड़ा नहीं होगा? तो वही तो मैंने लिखवाया था कि द प्रेशर एट द अर्थ सरफेस इज मैक्सिमम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे घटता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, आप हवा जो है वो घटता जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे किलोमीटर, जितने किलोमीटर में जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर अब घटता जा रहा है। आप और ऊपर जा रहे हो, एटमॉस्फेयर और घट गया, और ऊपर जाओगे वायु और एयर जो है और कम जाता है, और कम जाता है, तो प्रेशर घटता जाता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसको भी आप इस डेरिवेशन से प्रूफ कर सकते हो। अरे भाई देखो ना, ये जो डेरिवेशन है ना, देखो इसमें इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये देखो, ये है ना, P बराबर पी एटीएम प्लस रो जी एच है, ठीक है। बेसिकली मैंने इसमें कुछ चीजें नेग्लेक्ट कर दी, कुछ चीजों को मैं समझाया नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। ये एक्चुअली में जो होता है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, देखो, एक्चुअली में ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है,
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है। ये जो आपने मान रखा है, अरे मेरा कहाँ चला गया भाई पेन, हाँ ये होता है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है। ठीक है, तो ये मैंने इग्नोर कर दिया, मैं इसको बताया नहीं, बताना चाहिए था। क्या होता है कि टाइम नहीं होता है, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सपोज करो कि नीचे जो है ना सपोज करो कि ये है, सपोज करो कि ऊपर में आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस मान रखा है और नीचे में आपने निगेटिव वाई एक्सिस मान रखा है। सपोज करो कि ये जो अप टॉप सरफेस था ना, ये y1 डिस्टेंस पे था। सपोज करो कि जो लोअर बॉटम डिस्टेंस, बॉटम जो लेयर था, ये y2 डिस्टेंस पे था। तो जो फॉर्मूला भी आपका है ना, जो फॉर्मूला भी आपका है, वो फॉर्मूला क्या आया, वो फॉर्मूला भी आपका आया प्रेशर इक्वल्स टू P2। इस पॉइंट का प्रेशर P2 है, इस पॉइंट का प्रेशर अगर P1 है, तो जो अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस के हेल्प से अगर आप निकालने जाओगे ना, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है, P2 बराबर P1 प्लस रो जी Y2 माइनस Y1 माइनस Y2, Y1 माइनस Y2 आता है, Y1 माइनस Y2, ये एक जनरल फॉर्मूला आता है जब आप कोऑर्डिनेट एक्सेस से लेके चलोगे तो। लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर मैं समझाने जाता ना, तो आधों को तो समझ में नहीं आता है, सर क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट एच मान लो, देखो इसका हाइट, इस पूरे सिलेंडर का हाइट एच मान लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। सब खुद इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस में समझाने जाऊंगा ना, कोऑर्डिनेट ये 0 0 है, यहाँ से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वाई, नीचे जाओगे तो निगेटिव वाई, इससे जब प्रूफ करोगे ना तो ये आया। ठीक है, देखो अब इस इक्वेशन में, हम इस इक्वेशन से ही मैं वो लेके आ जाता हूँ, इसका हाइट अगर h है, ठीक है, तो P1 को, P1 क्या था, ये पॉइंट P1 है, तो इसको अगर यहाँ पर लेकर के आ जाओगे, इस पॉइंट को अगर यहाँ पे अज्यूम करोगे, तो y1 जो हो जाएगा वो 0 हो जाता है, और y2 h है, y2 क्या है, h है, और h निगेटिव, नीचे मैंने क्या मान रखा है, निगेटिव माइनस मान रखा है, तो h जो होता है ना मेरा, वो माइनस आ जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो P2 होता है ना, ये P1 प्लस रो जी एच आता है। ठीक है, ये नीचे के लिए आया, इसी को, इसी कोऑर्डिनेट एक्सेस पे है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेट एक्सेस पे है। मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस को प्रूव नहीं किया था क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आएगा फिर। इसी कोऑर्डिनेट एक्सेस को जब आप इस लेयर से ऊपर जाओगे, सपोज करो आपने कहीं यहाँ चले गए आप, ठीक है, सपोज करो ये आप यहाँ पे बना लिया आपने, ठीक है, और ये आपका अगर डेरिवेशन आया, डिराइव करके जो फॉर्मूला आप लाए हो, या आप ये फॉर्मूला अगर लाए होगे, ये फॉर्मूला अगर आपने लाया होगा डिराइव करके विथ कोऑर्डिनेट एक्सेसेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस के हेल्प से अगर ये फॉर्मूला अगर आप लाए हो, इस इक्वेशन में सपोज करो कि आप h हाइट ऊपर गए, d हाइट ऊपर गए, सपोज कर लो कि d हाइट ऊपर गए, और यहाँ का प्रेशर आपको चाहिए, ये प्रेशर आपको चाहिए, तो इस फॉर्मूले में ये, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए y1 जो होगा ना, जो y1 होगा इसके लिए, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो y1 जो होगा ये 0 होगा, y2 जो होगा ये इसका कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, P1 जो होगा ना, P1 जो होगा ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ठीक है, और P2 आपको निकालना है, P2 इक्वल्स टू वॉट। तो यहाँ से कुछ ऐसे फॉर्मूला आता है, P2 यानी P जहां आप निकालने जा रहे हो, वहां जो जा रहे हो ना आप निकालने, उसका फॉर्मूला P माइनस रो जी डी आता है, ये फॉर्मूला आता है। पिछले फॉर्मूले में क्या था, पिछले फॉर्मूले में यहाँ प्लस आ रहा था, देख रहे हो ये प्लस आ रहा था, जब आप ऊपर जाते हो ना समुद्र लेवल से, तो फॉर्मूला माइनस के साथ आता है। ये कब आता है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस से इसको प्रूफ कर रहे होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इससे अगर प्रूफ करते ना तो इसको मैं बताता, बट फिर लंबा हो जाता है, देखो कितना टाइम लग गया, सिलेबस ही मेरा सिलेबस वैसे भी सबसे पीछे चल रहा है। तो ये पी कितना आ गया, पी एटीएम, ये माइनस से ना घटता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, अब आप जैसे जैसे डी हाइट ऊपर जा रहे हो ना, वैसे वैसे ये माइनस क्वांटिटी क्या बता रहा है आपका, कि प्रेशर जो होगा वो घटता जाएगा, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। अब तक मैं जो आपको समझा रहा था, मैं आपको वेट के हिसाब से समझा रहा था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे एयर उस पर कम प्रेशर लगाएगा, क्योंकि एयर का वेट घट जाएगा। लेकिन ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, मैथमेटिक्स से देखो, ये उसका प्रूफ, माइनस साइन क्या बता रहा है आपका, कि आप एज यू गो अप प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस की हेल्प से इसको आप प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, जो नीचे गए तो प्लस आया, नीचे गए हो ना आप, तो ये देखो यहाँ पे प्लस आया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे ये प्लस, और जब ऊपर गए तो यहाँ पे माइनस आया, जो मैथमेटिक्स से भी प्रूफ हो रहा है। जो मेरी जो एनालॉजी थी, जो मेरा लॉजिक था, मैंने जो बताया कि भाई ऊपर जा रहे हो तो हवा का वेट घट रहा है तो प्रेशर कम लगना चाहिए, मैथ से भी वो आ गया। अगर इसको आप, अगर इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सेस से सॉल्व करते समझते, तो मैंने सिंपली इसको, इस हाइट को, सिलेंडर की हाइट को एच मान लिया, जल्दी प्रूफ हो जाता है, इससे टाइम बच जाता है। ठीक है, बट जब ऊपर जाओगे आप तो प्रेशर घटता है, ये निगेटिव साइन वही बता रहा है। क्लियर, समझ में आया रितिका? मैंने मैथ से भी प्रूफ कर दिया, और बाकी तो आप लॉजिक से भी आप प्रूफ कर सकते हो कि भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हवा का दाव घटता जा रहा है।
चलो ठीक है, ठीक है देन, थक गया रितिका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, लीव, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, रिया सिंह, गुड नाइट रिया, गुड नाइट, गुड नाइट गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, गुड नाइट खुशी, गुड नाइट गुड नाइट, बाय 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 ऑल बाय, गुड नाइट चमन, गुड नाइट।